हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। तो अगर बच्चों देखा जाए कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर कहा जाता है कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। एक ऐसी डिवाइस या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं बताता हूँ कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है और कैपेसिटर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। चलो भाई, ध्यान दिया जाए। देखो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको स्टोर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो बेटा, यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ऐसे मान लो दिस इट इज़ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ओके। और इसके सामने मैं एक और कंडक्टर ले लेता हूँ, कोई भी शेप का। मान लो एक कंडक्टर ले लिया, ओके। ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। कंडक्टर ले लिया और इसको भैया दे दिया मैंने चार्ज प्लस क्यू। तो वो चार्ज बेटा इस पर आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब इसको या तो आप माइनस क्यू चार्ज दे दो, और अगर माइनस क्यू चार्ज नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर ऐसे करके माइनस चार्ज बना लेगा और यहाँ पर उतना ही प्लस बना लेगा। बोलो, तो आप नेगेटिव चार्ज दे भी सकते हो और नहीं दे सकते हो। बस बन के तैयार हो गया कैपेसिटर। बस यही आपका कैपेसिटर है। आप पूछोगे कैसे, तो मैं कहूँगा देखो बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो सकती है कि नहीं स्टोर हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये समझ रहे हैं? ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर ऐसे सेटअप हो जाएगी, ओके। तो ये क्या है? यही कैपेसिटर है, ओके। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर कैपेसिटर की डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं लिखूँगा इट इज़ एन कह लीजिए अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर जनरली charge of equal magnitude and opposite sign। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अपोजिट साइन। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। देखो, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है। जनरली चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, ठीक है। आगे लिखना चाहो लिख दो, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। भाई देखो, एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। बात समझ लो मेरी, एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। देखो यार, यहाँ पे इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, ठीक है। सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, इंसुलेटर का काम यहाँ कौन कर रहा है? एयर कर रही है। तो दोनों एक दूसरे से दूर है। समझ लो मेरी बात को बच्चों। देखो, इतना ही सिंपल है, इतना ही, कुछ नहीं करना आपको। तो दो कंडक्टर एक दूसरे से सेपरेट डिस्टेंस पे रख दिए जाए और जनरली चार्ज का मतलब क्या है, इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो एक दूसरे से दूर रख दिए जाएं, थोड़ा सा उनके बीच में क्या हो, कोई इंसुलेटर हो, ठीक है, और उनको चार्ज दे दो। तो क्या है? ये कैपेसिटर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन सिंपल सा, ध्यान देना। मान लो ये कंडक्टर ये ले लिया और एक कंडक्टर ये ले लिया, ओके। और इसके बीच में, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नो चार्ज। तो क्या ये कंडक्टर, ये जो ऐसे एक दूसरे के पास रखे हैं, क्या ये कैपेसिटर होंगे कि नहीं होंगे? सवाल है मेरा, सोच के बताइए। देखिए, सोचिए आप, ठीक है। क्या ये कैपेसिटर हैं कि नहीं है? आंसर है, यस, इट इज एन कैपेसिटर। इट इज अ कैपेसिटर, यस, ये कैपेसिटर हैं, ठीक है। आप कहोगे सर इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। तो मेरा आपसे सवाल है, मान लो बेटा, ये बकेट देखिए, अपने बकेट,
ये क्या है बेटा, ये क्या है, बकेट है, ठीक है। बकेट का काम क्या है, बकेट का काम क्या है, बकेट का काम है पानी को स्टोर करना, वाटर स्टोर करना। अब इसमें अगर वाटर है तो भी ये बकेट है, और वाटर नहीं है, पानी इसमें भरा है या फिर ये खाली है, दोनों ही केस में क्या होगा, ये बकेट ही होगी। अगर यहाँ इसमें पानी होगा, या फिर मान लो अगर मैं ऐसे बकेट बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें पानी नहीं है, ठीक है, दोनों ही केस में होगी क्या, ये भी तो बकेट होगी। तो वैसे ही अगर ये चार्ज है, इसमें चार्ज भरे हुए हैं तो भी ये कैपेसिटर है, और अगर इस तरह से रखे हैं, ठीक है, और चार्ज नहीं है तो भी ये कैपेसिटर होगा। ओके, समझ में। कैपेसिटर कहने के लिए बस इतना काफ़ी है कि दो कंडक्टर एक दूसरे के पास रख दो, उन एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए बाई या इंसुलेटर, कैपेसिटर कहलाता है। ओके, मेरी बात आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं फैलाना है हमको, बस मुद्दे की मुद्दे बात करते रहनी है और आगे बढ़ना है। ओके, चलिए मैं इसे रब करता हूँ, ये आप देख लीजिए कैपेसिटर क्या, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो भाई, अब अभी जो कैपेसिटर बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमको देखना है ऐसा कैपेसिटर, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, या बेस्ट कैपेसिटर क्या होंगे। चलिए तो बेस्ट कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं। आइए जल्दी जल्दी आइए, ठीक है, तो इधर आते हैं। ओके, बेस्ट कैपेसिटर के लिए तो क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाना देखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैरेलल प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट, ठीक है। मान लो बच्चों ये एक प्लेट ले ली हमने, ठीक है। अब ये रॉड नहीं है, क्या है, प्लेट है, ऐसे रखी है। ओके, और हमने क्या किया, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया और उसने इस पर कितना चार्ज दिया, +Q चार्ज दिया। ओके, इस पर +Q चार्ज दिया, ठीक है, ये चार्ज हो गई। अच्छा, अब ध्यान दो, जैसे जैसे इस पर चार्ज आएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको चार्ज दे रहे हो Q, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या है, राइज करता जा रहा है, ठीक है, V, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ठीक है, एक लिमिट तक ही आप इस पर चार्ज दे सकते हो, एक लिमिट तक ही आप इस पर चार्ज दे सकते हो। क्यों, क्योंकि जरा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। मान लो आप चार्ज देते गए इसका पोटेंशियल राइज हो गया, ठीक है। इसको इस तरह समझ सकते हो, मान लो एक कंटेनर है ये ओके, मान लो ये आटा भरने वाला कंटेनर देखा आपने, जिसमें आप आटा भरते हो, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत बहुत गजब टॉपिक है, आइए समझिए। मान लीजिए आपने इसमें आटा भरा, ठीक है, तो आप थोड़ा आटा डालेंगे इसमें, ये भर जाएगा, फिर और डालेंगे, भर जाएगा, फिर और डालेंगे, भर जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आप जब इसमें आटा डालते हो, ठीक है, तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, हाइट। और हाइट क्या होती है, हाइट बेटा पोटेंशियल होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जितना जितना हाइट बढ़ता जाएगा उतना अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जैसे आप इसमें चार्ज दोगे, आप इसको चार्ज दोगे, इसका पोटेंशियल चार्ज बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जब पोटेंशियल फुल हो जाएगा तब क्या इसमें तुम और आटा भर सकते हो। अगर तुम इसमें और आटा भरोगे तो क्या होगा भाई, वो लीक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब हमको क्या करना है, नहीं हमको तो और भरना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेक करते हैं। अगर किसी भी तरीके से अगर आप इसकी हाइट को डिक्रीज कर दो, यहाँ ध्यान दो, जब आप इसको सेक करोगे तो क्या होगा, या किसी से दबाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इसमें और मटेरियल भरना चाहते हो तो तुम्हें इसका पोटेंशियल डाउन करना पड़ेगा। यार वही तो मैं भी यहाँ कह रहा हूँ, तुमने इसमें चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल राइज हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। अब पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, तो पोटेंशियल बढ़ के हो गया मैक्सिमम। अब तुम और चार्ज भरना चाहते हो, तुम्हें करना क्या पड़ेगा यार, तुम्हें किसी तरह इसका पोटेंशियल डाउन करना है। क्या करना है, इसका पोटेंशियल डाउन करना है। अब भाई हम पोटेंशियल कैसे डाउन करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, अरेंजमेंट। तो हम अरेंजमेंट बनाते हैं ना, ठीक है। देखो पहले हमने इसको, शुरू से मेरी बात सुनना, पहले हमने इसको चार्ज क्यों दिया, इसका पोटेंशियल V हो गया बढ़ करके मैक्सिमम। अब क्या किए,
अब क्या करेंगे, अब हम इसके बगल में एक और प्लेट बस रख देते हैं, बस सिंपल रख दो। ऐसे रखने से क्या होगा, मान लो इस पे चार्ज था, ओके, प्लेट रखने पर से इंडक्शन होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कैसी होगी, नेगेटिव, इधर कैसी होगी, पॉजिटिव। अब देखो तुमको पता है पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल बढ़ाती है, तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल था पहले, कितना था V, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया कुछ दूरी पर, मान लो d डिस्टेंस है यहाँ पर, तो d डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, पोटेंशियल को डाउन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डाउन करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा डाउन, तो कुछ पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा, बोलो। मगर इसके पीछे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, वो तो पोटेंशियल को बढ़ाएंगे भी। मगर सोचने वाली बात यह है, देखो जो निगेटिव चार्ज है बेटा वो इसके पास है ना, निगेटिव चार्ज जो है वो इसके पास है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूर है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूर है। समझ लो मेरी बात को। तो निगेटिव वाले चार्ज जितना पोटेंशियल डाउन करेंगे, पॉजिटिव वाले बढ़ाएंगे पर उससे थोड़ा कम बढ़ाएंगे। कहने का मतलब अगर निगेटिव वाले मान लो 10 का पोटेंशियल डाउन करते हैं तो प्लस वाले 8 का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फाइनली डाउन होगा ना। जब फाइनली कुछ डाउन हो जाएगा तब आप इसको और चार्ज दे सकते हो। आपने और चार्ज दिया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी और नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करें, अगर हम इस किसी तरीके से इस पॉजिटिव वाले को रिमूव कर दें, ये जो पॉजिटिव चार्ज पीछे है अगर हम इसको रिमूव कर दें तो क्या होगा भाई। देखो यार निगेटिव वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो माइनस क्यू है ये क्या कर रहा है, V को डाउन कर रहा है, समझ रहे हो। और जो प्लस क्यू है ये इधर वाला, वो क्या कर रहा है, V को बढ़ा रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको अर्थिंग दे दूं, क्या दे दूं, अर्थिंग। अर्थिंग देने से क्या होगा बेटा, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ ध्यान दीजिए। अर्थिंग देने से क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ये तो बना रहेगा, पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये कहाँ चला जाएगा, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे करके और ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। पर क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो इसकी वजह से ये बंधा रहेगा, पर यहाँ का जो प्लस था, यहाँ का जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, अर्थ के इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब ये गायब हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा करने से V क्या होगा, V डाउन हो जाएगा, पोटेंशियल क्या कर जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कंडीशन, ठीक है, वी गिव मोर चार्ज, हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो कैपेसिटर के लिए करना क्या होता है, समझ में आ रहा है। चार्ज को स्टोर करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कंडक्टर लेना है, उसको कुछ चार्ज देना है, मान लो प्लस क्यू, तो वो चार्ज इस पर आ गया और उसके बगल में एक प्लेट रखनी है और उसको अर्थिंग दे देनी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बन गया आपका कैपेसिटर तैयार, ठीक है। ऐसा कैपेसिटर क्या कहलाएगा, ऐसा कैपेसिटर कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ऐसे ऑर्बिटरी शेप के कैपेसिटर ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, ठीक है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है बेटा, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि देखो यार हमको करना क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करनी होती है, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरह से पैरेलल रहेगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये देखो, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, परपेंडिकुलर होती है ना सरफेस पर। सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, लीकेज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लीकेज होगी। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिस्टम में, भाई कैपेसिटर क्या होता है, किसी ना किसी डिवाइस के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। अब मान लो उसके बगल में कोई डिवाइस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूसरी डिवाइस में डिस्टर्ब कर रही है, तो ये बेस्ट नहीं कहलाएगा, ये बेस्ट कहलाएगा।
ओके, तो हमको पढ़ने हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, खासतौर से इस चैप्टर में हमें इसी की बात करनी है, मगर साथ में हम लोग स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को भी देखेंगे। मुद्दा समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है, एक प्लेट रखनी है, उसके बगल में दूसरी प्लेट रखनी है, इस प्लेट को चार्ज करना है, उसको अर्थिंग दे देनी है, ठीक है। बट हम लोग जो, ध्यान दो, हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, एक प्लेट ले लेते हैं, देखो ऐसे करके समझाता हूँ। ये मान लो एक प्लेट है, इसके सामने एक और प्लेट रखी है, ओके। इसको क्या किया हमने, इसको बैटरी से जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर इसको जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये कैसी हो गई, ये हो गई प्लस क्यू, ये कैसी हो गई माइनस क्यू, ठीक है। बन गया कैपेसिटर तैयार। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगी, ओके। समझ में आ गई बात? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये एक कैपेसिटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कैपेसिटर समझ चुके हो कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो आइए, ठीक है, एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ओके, इसको डिनोट करते हैं सी से। भाई कैपेसिटेंस क्या होता है यार? देखो कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ओके। तो यार जब चार्ज स्टोरेज डिवाइस है तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, भाई उसकी कैपेसिटी क्या है? यार जैसे बाल्टी में पानी भरते हो तो भाई एक 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर पानी भर सकते हो, 20 लीटर है तो 20 लीटर पानी भर सकते हो। वैसे ही आपने कंडक्टर का अरेंजमेंट ले लिया, अब उसमें कितना चार्ज भर सकते हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। वो क्या कहलाएगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ओके। तो अभी आपने देखा कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे आप किसी कैपेसिटर में चार्ज भरते हो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा Q इक्वल टू CV। यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, Q अपॉन V, ठीक है। बस यही कैपेसिटर है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं चार्ज स्टोरेज पर यूनिट वोल्टेज। समझ गए? चार्ज स्टोरेज पर यूनिट वोल्टेज क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट, इसी को वन वर्ड में क्या बोल देते हैं हम लोग, फैराड बोल देते हैं, ओके। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगी इसकी SI यूनिट, ओके, कूलम पर वोल्ट। तो चार्ज स्टोरेज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर है? मुद्दा समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। चलिए आइए इधर, जल्दी जल्दी देखो बेटा, बहुत टॉपिक कवर करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो जल्दी ध्यान दीजिए और आइए मेरी तरफ, ठीक है। बकवास नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात, सिर्फ और सिर्फ काम की बात, ओके। चलिए भाई, तो हेडिंग लगाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। चलो भाई, उससे पहले कुछ मेन बातें ध्यान देना बेटा। आपको किसी का भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो बस 4 बातें मेरी याद रखो, ठीक है। 4 स्टेप, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको चार्ज देना है, एक को प्लस क्यू, दूसरे को माइनस क्यू। आपको 2 कंडक्टर लेने हैं, एक को चार्ज मानना है, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, दूसरा स्टेप होगा कि आपको निकालनी है कैलकुलेट ई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है,
ठीक है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये दो तरह की होगी, या तो ये कांस्टेंट होगी या तो ये वेरिएबल होगी। ओके, चाहे कांस्टेंट हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। भाई कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? गॉस लॉ से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा है ना, उसमें दिया हुआ है सारी चीज़ें कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हाँ, बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे चैप्टर में पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट, अगर ई कांस्टेंट है तो भी निकाल लो, ई वेरिएबल है तो भी निकाल लो। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, इसके अंदर वो कैलकुलेट करना है वी, ठीक है। तो अगर ई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वी जो है, वी का फॉर्मूला बनेगा, वी का फॉर्मूला बनेगा कौन सा? ई डॉट डी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और अगर ई वेरिएबल है, ई वेरिएबल है तो फिर वी कैसे निकालोगे? डेल्टा वी कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स या डी आर। ओके, इस तरीके से माइनस साइन के साथ होता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, जब आपको v मिल जाएगा तो फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में क्या करोगे? चौथे स्टेप में c इक्वल टू, देखो यहाँ का जो चार्ज रखा है q अपॉन डेल्टा v, बस। ओके, बात समझ में आगे हो जाएगा। ध्यान रखो, सुनो, पहले क्या करना है? पहले आपको दोनों को चार्ज देना है, एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। हो सकता है वो कांस्टेंट हो सकता है वो वेरिएबल हो। अगर कांस्टेंट होगी तो पोटेंशियल इस फॉर्मूले से ई डॉट डी से निकलेगा, और अगर वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स से निकलेगा। ओके, जब वी भी मिल जाए तो सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। ओके, और यहाँ जो वोल्टेज रखना है वो क्या रखना है? मैग्नीट्यूड रखना है। क्या रखना है? मैग्नीट्यूड रखना है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मॉड लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। ओके, फंडा क्लियर है? इसको समझ लो, अच्छी तरह नोट कर लो। चाहे कैसा भी कैपेसिटर हो, आपको इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करना है। ओके, बस चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो मुद्दा तो ये है ना, ठीक है। यार लिखा रहने देते हैं इसको, अभी लिखा रहने दो, ठीक है। अभी देख लेना, अभी दिखाऊंगा ना करके। चलो आओ, इतने में काम हो जाएगा हमारा। आइए, तो क्या किया? एक प्लेट ले ली बेटा, ये एक प्लेट ले ली है, ठीक है। इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो वो ऐसा होगा प्लस 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 एंड प्लस। इसको दिया माइनस क्यू, माइनस 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 माइनस। ओके भाई, ये हमारा कैपेसिटर तैयार। ओके, चलिए अब क्यू दे दिया, पहला स्टेप तो हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यार, प्लस प्लेट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। समझो मेरी बात को, E ड्यू टू प्लस क्यू इधर होगी, ड्यू टू प्लस क्यू, और E ड्यू टू माइनस क्यू वो भी कैसी होगी? इधर ही होगी, ठीक है ना। E ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों एक ही तरफ होंगी। बोलो, प्लस से भी इधर की तरफ और माइनस से भी इधर की तरफ, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो ई का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू जो ई नेट होगी, ई नेट वो कितनी होगी? तो सिग्मा, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन चार्ज डेंसिटी मान लो इन प्लेट की सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ के आए हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, एक पैरेलल प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली जो ई नेट हो जाएगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई मिल गया, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो आंसर है कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इधर आ जाओ, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट वी, डेल्टा वी निकालो। तो भाई डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बताया? ई डॉट डी। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट, और इनके बीच की दूरी, मान लो प्लेटों के बीच की दूरी डी है। कितनी दूरी मान रहा हूँ? डी। ओके, तो रख दो यार यहाँ पर दिस। ओके, पुट द वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी माइनस का, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। ओके, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं माइनस एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पर रख दोगे माइनस क्यू अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ वी। अब सी क्या होता है, स्टेप 3 कंप्लीट। भाई देखो स्टेप 1 चार्ज दिया, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। अब आ जाओ स्टेप 4 पर। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है सी इक्वल टू जो चार्ज दिया है वो अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा वी। तो रखो यार, क्यू की वैल्यू कितनी रखोगे, क्यू अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू तो माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, क्या रखोगे यहाँ पे क्यू डी और साथ में ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा। क्यू से क्यू गया हमारा, कैपेसिटेंस निकल कर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आंसर। बस खत्म हो गया, इतना ही था। ओके, ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यार कुछ नहीं करना है, देखो मुद्दे की बात समझो। क्या था, आपने एक कैपेसिटर लिया, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, ई नॉट ई नेट जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी भाई, तो एक प्लेट की वजह से इतनी दूसरी प्लेट की वजह से इतनी, तो जो फाइनल आई वो आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है। वी को कैलकुलेट किया, वी इक्वल टू माइनस ई डी, ई की वैल्यू ये पुट कर दी, इंटू डी कर दिया, सिग्मा की वैल्यू रख दी, वी मिल गया। सी इक्वल टू 4th स्टेप में आ गया क्यू अपॉन डेल्टा वी। ओके, सॉल्व हो गया। देख लो एक बार अच्छी तरह से देख लो बच्चों, आराम से। ओके, कोई प्रॉब्लम? रब करूँ मैं इसको? चलिए रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो बेटा, सिर्फ 4th स्टेप। पहला स्टेप चार्ज दिया, दूसरा स्टेप ई कैलकुलेट किया, ये देखो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप वी कैलकुलेट किया, चौथा स्टेप क्यू बाई डेल्टा वी कर दिया। समझ रहे हो ना, इससे सिंपल कहाँ मिलेगा यार। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। ओके, अब करें। ओके, ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ले लो, कैसा है, स्फेरिकल है, उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, आइए तो ध्यान दिया जाए कैसे बनाएंगे। और यार यहाँ बनाता हूँ, समझना। मान लो ये एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और कोसेंट्रिक एक और स्फीयर ले लिया। यार बड़ी मेहनत का काम है यार ऐसा बनाना। ओके, चलो ठीक है, काम चल जाएगा इतने से हमारा। इसकी जो रेडियस है इसको मैं बोल रहा हूँ ए यहाँ से, और इसकी जो रेडियस है इसको मैं बोल रहा हूँ बी। ओके, दोनों कोसेंट्रिक है। अब क्या किया, किसी एक को प्लस चार्ज दे दो, किसी एक को माइनस चार्ज दे दो। ठीक है, तो यार इसको दे दिया मैंने, मान लो ये, इसको दे दिया प्लस क्यू और इसको दे दिया माइनस क्यू। पहला स्टेप क्या था, चार्ज दे दो, दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, तो प्लस क्यू से ऐसे जाएगी, ये यहाँ पर ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगी। बोलो ठीक है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरीके की होगी। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमारा स्टेप है कैलकुलेट ई। तो चलो भाई ई की कैलकुलेशन करते हैं। तो ई की कैलकुलेशन किसके थ्रू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, यहाँ पर हम एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है x। ओके, x डिस्टेंस पर सेंटर से एक गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग को क्या करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस, देखो दोबारा से करके दिखा रहा हूँ,
अकॉर्डिंग टू गॉस बात करेंगे तो गॉस कहता है E डॉट डी एस, ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन चार्ज एनक्लोज ना तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ हो यार देखो, इस डिस्टेंस पर हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट होगी तो E को बाहर ले लिया। ds का इंटीग्रेशन करोगे, गॉसियन सरफेस का करना है बेटा, किसका करना है? गॉसियन सरफेस का, मेरी बात समझ लो। तो गॉसियन सरफेस ds का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर आएगा, स्फीयर है ना, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज था? प्लस क्यू वाला, ठीक है, तो यहाँ चार्ज क्यू रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E इक्वल टू जो आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, अच्छी तरह समझ लो, एक्स स्क्वायर, ओके। ये यार मिल गई हमको E, कैसी है? कांस्टेंट E की वेरिएबल है, इट इज डिपेंड ऑन एक्स, डिपेंड ऑन एक्स, तो कैसी है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब क्या करना है हमको? कैलकुलेट V, कैलकुलेट V, डेल्टा V निकालना है। चलो भाई डेल्टा V निकालते हैं। तो डेल्टा V के लिए क्या करोगे यार? डेल्टा V इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट, यहाँ x है ना तो dx कर दोगे, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत? E डॉट dx कर दोगे। चलो भाई आगे बढ़ो, तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू माइनस E की वैल्यू पुट करो यार, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में dx, ओके। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे यार? देखो तुमने x माना है, तुमको इस रेंज से इस रेंज तक, यहाँ तक की, समझ रहे हो ना? यहाँ देखो, इस रेंज से इस रेंज तक की तो बात करनी है, समझ रहे हो? तो एक बार लिमिट क्या लगाओगे? लोअर लिमिट a और हायर लिमिट b। भाई आपको इंटीग्रेट करना है a से b तक के बीच का, उसी के बीच की तो फील्ड की बात कर रहे हो, ओके। चलो तो लिमिट लगेगी यहाँ पे a, यहाँ पे लगेगी b। आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा सॉल्व करते हैं। आ जाओ मुद्दे की तरफ, सिंपल यार, v माइनस की जगह माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रख दो, ठीक है, q की जगह पर q प्लेस कर दो, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आएगी, ओके। और लिमिट लगेगी यहाँ a, यहाँ लगेगी b। चलिए भाई, अब तुमको तो यार मॉड ऑफ v चाहिए होता है, मॉड चाहिए तो याला माइनस छोड़ दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की जगह q, ये वैल्यू हो जाएगी, क्या रखोगे एक बार? 1 अपॉन, माइनस के साथ है ना, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ओके। अब यार ये सब नहीं समझाऊंगा यार मैं कि यहाँ पर a पहले आया b पहले आया, माइनस था पहले b रखोगे फिर a रखोगे, पर माइनस से ओपन होगा पलट जाएगा, समझ रहे हो ना यार? अपने आप करो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर ये पढ़ाने लगेंगे तब तो हो चुका, ओके। तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ये वैल्यू आ गई, एलसीएम लेके सॉल्व करो। डेल्टा v इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन में ए बी, ठीक है। ये मिल गया यार हमको v। तो भाई पहला स्टेप क्या था? चार्ज दो, हमने एक को चार्ज दिया था क्या? प्लस क्यू, एक को माइनस क्यू। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? e कैलकुलेट करो, तो e कैलकुलेट किया, ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप था हमारा v कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप v कैलकुलेट कर दिया। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है? फोर्थ स्टेप कहता है c इक्वल टू जो चार्ज दिया है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, ठीक है, तो चार्ज तो सेम ही है, q एंड माइनस q, और पुट कर दो किसकी वैल्यू? डेल्टा v की वैल्यू, तो रख दो। और आओ q की जगह रखोगे q, ठीक है, यहाँ देखो q में से, ओके, अपॉन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ए भी ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा? b माइनस ए, q से q मर गया, ओके। बात समझ में आ गई? पहला चार्ज q यहाँ रखा, डेल्टा v की वैल्यू
क्यू बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। ओके, तो कैपेसिटेंस का जो फाइनली फॉर्मूला बना ये बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, हो गया, राइट डाउन, सिंपल है। ओके, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, बस पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। गॉस लॉ पढ़ा है तो कर ले जाओगे, नहीं पढ़ा है तो जाके लेक्चर देखो। ओके, देन वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्व कर लिया, मैं पहले बता चुका हूँ कि इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है वी को। ये कर लिया, वी मिल गया, रख दो, सॉल्व कर लो। ओके, नोट करो, चलो ठीक है, चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार इसको रब किया जाए, फॉर्मूला नोट कर लो, अभी इस पर कुछ बातें बतानी है। हो गया, चलो भाई, तो अब ध्यान देते हैं। अब यहाँ कुछ केस लगाते हैं। ठीक है, मान लो एक केस 1, इफ अगर मैं कह दूं, ठीक है, जो B है, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, B जो है A से बहुत बड़ा है, मतलब यार मान लो इन्फिनाइट पर है, कहाँ है, इन्फिनाइट पर रखा है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये A रखा है, ठीक है, ये रेडियस A है इसकी, और B कहाँ है तो नहीं पता, B इन्फिनाइट पर है, B बहुत बड़ा है A से, तो क्या हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में यहाँ आओ, तो जो C की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और B, और यहाँ पर क्या करो, अगर B को कॉमन ले लो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस A बाई B। ओके, B से B कैंसिल हो गया, और क्योंकि 1 माइनस A बाई B, ठीक है, इज अप्रॉक्स 1। ठीक है, क्योंकि B बहुत बड़ा है तो A बाई B बहुत छोटा होगा, 1 में से बहुत छोटी वैल्यू घटाओगे तो 1 ही आएगी। ओके, समझ रही मेरी बात को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, इसकी जगह पे हम लोग 1 माइनस A बाई B की जगह लगभग 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो एक अकेले, हम लोगों की बुक में पहले कराया गया है, इस टॉपिक को पहले कराया गया कि एक अकेले स्फीयर के थ्रू कैपेसिटेंस क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ये आता है। यार अकेला कैपेसिटर होता ही नहीं है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। ओके, समझ रहे हो बात को। तो जब अकेला होगा तो दूसरा कहाँ मानेंगे भाई, डेफिनेशन तो है दो अरेंजमेंट लेने हैं ना, तो डेफिनेशन तो 2 कहती है, पर यहाँ पर तो एक अकेला है, दूसरा कहाँ मानोगे, इन्फिनाइट पे मानोगे, हमने तो मान लिया। ओके, तो ऐसे चीटिंग करके हम लोग काम करते हैं। ओके, चलिए भाई, तो एक्चुअल मुद्दा क्या है वो तो मैंने बता दिया ना। अब मत कहना कि एक अकेले में भी कैपेसिटेंस कैसे, भाई अकेला नहीं है, दूसरा है, कहाँ है, इन्फिनाइट पर है। ठीक है, तो एक तो केस यार ये हो गया। ठीक है, तो एक अकेले स्फीयर का कैपेसिटेंस पूछेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ A उसकी रेडियस है। केस सेकंड क्या कह रहा है जरा समझिए, केस सेकंड, देखो जादू दिखाऊंगा अभी, जादू। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड में मैं मान लेता हूं कि जो B है ये नियरली इक्वल है A के। ठीक है, बट B इज ग्रेटर देन A, लगभग बराबर है मगर B बड़ा है। ठीक है, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो यहाँ बनाता हूँ, ये है आपका मान लो A, ठीक है, और B मान लो ऐसे। समझ में आ गई बात, ये B है। ओके, ऐसा कर दूं। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर कैपेसिटेंस पूछूंगा तो क्या फॉर्मूला होगा, तो आओ इधर ही देखा जाए। तो इस केस के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं C इक्वल टू, उसी फॉर्मूले को देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A को लगभग B मान लें तो इसको A स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, और B माइनस A
बी माइनस ए के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं थिकनेस डी बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? ये जो थिकनेस आ रही है इसको मैं कह रहा हूँ डी। ओके, बात समझ रहे हो मेरी? तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, बी माइनस ए को, बी माइनस ए की जगह मैंने डी लिख दिया। ओके, अब इधर आओ, ये देखो क्या बना रहा है, ये 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो ना? 4 पाई ए स्क्वायर क्या होगा? तो 4 पाई ए स्क्वायर को क्या एप्सिलॉन नॉट एरिया नहीं बोल सकते क्या? एरिया ऑफ स्फीयर बोलो, 4 पाई ए स्क्वायर इट इज अ एरिया। ओके, तो इसे क्या बोल दिया हमने, 4 पाई ए स्क्वायर को एरिया ऑफ स्फीयर बोल दिया अपॉन डी। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका बना? तो C इक्वल टू ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। समझ रहे हो? तो ये तो फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया भाई, ठीक है, मुद्दा समझ में आया? तो अब खुद सोच के भी देखो, खुद सोच के भी देखो, दो अगर हो, दो स्फीयर हो और एक दूसरे के एकदम पास हो, एकदम पास हो, तो अगर आप इसको काटोगे, ऐसे करके काट के निकालोगे तो कैसा आएगा बेटा? ऐसे ही तो आएगा कि एक आपका ऐसे करके बनेगा और दूसरा इसके नीचे ऐसे करके बनेगा। बोलो, ऐसे ही तो बन जाएंगे, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? तो ये एकदम पैरेलल प्लेट की तरह काम करेगा। ओके, चलिए भाई, इसको भी राउट डाउन करिए, दोनों केसेस नोट करिए। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद अभी हमें पढ़ना है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, समझ गए? ठीक है, ओके, थैंक यू।